अब हालात ये हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का काम सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। एक तरफ मुरली मनोहर जोशी जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता देश की बढ़ती आर्थिक असमानता, घटती बढ़ती व्यक्ति आय और आम जनता की हालत पर चिंता जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और जाने माने अर्थशास्त्री प्राकल प्रभाकर ने मोदी को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को अर्थशास्त्र की कोई समझ नहीं है, वो सिर्फ सांप्रदायिक और विभाजनकारी फैसले लेने में माहिर है, लेकिन जब बात आर्थिक नीतियों की आती है तो वो पूरी तरह से जीरो हैं। सोचिए, जिस प्रधानमंत्री के तहत उनकी पत्नी देश के वित्त मंत्री बनी हुई हैं, उनके अपने पति ही ये कह रहे हैं कि पीएम को इकोनॉमी की समझ ही नहीं है। क्या इससे बड़ी चिंता की बात कोई और हो सकती है? अब सवाल ये उठता है कि जब खुद बीजेपी के इतने सीनियर और अंदर के लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था संभालने में नाकाम रही, तो फिर सरकार किस भरोसे पे जनता को सपने बेच रही है अच्छी अर्थव्यवस्था के? क्या सिर्फ टीवी पर बड़े बड़े आंकड़े दिखाकर जनता को भ्रमित किया जा सकता है? जब देश की 90% आबादी संघर्ष कर रही है, कहीं रोजगार नहीं, ढंग का खाना नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, तो फिर किस मुंह से कहा जा रहा है कि भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है? मुरली मनोहर जोशी ने बताया कि देश की 65% दौलत सिर्फ 10% जो लोग हैं यानी अमीर लोग हैं उनके पास है और 90% आम जनता जैसे तैसे जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ये सब बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अहम बैठक में देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ से जुड़े आर्थिक संगठन के करीब 80 प्रतिनिधियों की एक बंद कमरे की बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने 70 स्लाइड के साथ प्रेजेंटेशन दिया। 2014 के आम चुनाव के बाद मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी के मार्गदर्शन मंडल में उन्हें भेज दिया गया था। ये बैठक ऐसे दौर में हुई है जब बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। मुरली मनोहर जोशी ने साफ साफ कहा है कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आम आदमी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। उन्होंने 70 स्लाइड्स के जरिए ये दिखाया कि 2021 देश में सबसे अमीर जो लोग थे उस साल में 10% जो लोग थे उनके पास ही जो पूरे देश की कुल संपत्ति में से 65% है। अब सोचिए, क्या यही है सबका साथ सबका विकास? जब देश की इतनी बड़ी आबादी के हाथ कुछ नहीं लग रहा तो विकास किसका हो रहा है? और ये सब कहने वाला कोई आम नेता नहीं बल्कि बीजेपी का पुराना और सीनियर चेहरा है जो पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में है। मुरली मनोहर जोशी ने यह भी कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी सिर्फ $2,878 के करीब है, जबकि जापान की $33,955 से ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम जापान से कितना नीचे हैं, मतलब हमारी 2000 के करीब तो जापान की है $33,000 के करीब। और हमें सपना दिखाया जा रहा है जापान को पीछे छोड़ने का। झूठ बोला गया कि जापान से अर्थव्यवस्था में हम आगे निकल गए, लेकिन हकीकत यह है देश की अर्थव्यवस्था बस गिने चुने लोगों के पैसों के हिसाब से बता दी गई। लेकिन उन लोगों को क्या जो भारत में 90% लोग रहते हैं, उनमें से कितनों को ढंग का खाना मिल पाता है? मुफ्त का राशन पे जीना पड़ रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं है, प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है। ऐसे बनेगा भारत चौथी या तीसरी इकोनॉमी जहां जनता भूखे रहे और 10% लोगों की आय को मिलाकर अर्थव्यवस्था दिखा दी जाए। सारा देश का पैसा तो 10% अमीरों के पास है। अब सरकार भले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करे, लेकिन जब हर इंसान की जेब में पैसा नहीं है तो क्या वो आंकड़े किसी काम के रह जाते हैं? कैसे बड़ी बड़ी रैंकिंग से पेट भर जाएगा? जोशी की बातों से ये बात साफ है कि देश में विकास का जो मॉडल चल रहा है वो सिर्फ अमीरों को और अमीर बना रहा है। और वही अब खुद बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति कह रहे हैं कि मोदी सांप्रदायिकता और विभाजनकारी फैसले लेने के अलावा इकोनॉमिक्स में जीरो है। अगर प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है तो फिर वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे संभालेंगे? क्या यही वजह है कि देश में आर्थिक फैसले जनहित में नहीं बल्कि सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए लिए जा रहे हैं? क्या इसलिए सरकार आंकड़ों को चमका
चमकाती है, लेकिन जमीन पर हकीकत डरावनी होती जा रही है। साफ है कि अब मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें घर के अंदर से ही उठने लगी। जब पार्टी के मार्गदर्शन मंडल के सदस्य और वित्त मंत्री के पति भी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है कि ये किसका विकास हो रहा है, देश कहां जा रहा है। मनोहर जोशी आगे ये भी कहते हैं, नोबेल विजेता अमर्त्य सेन का नाम लेते हुए, कि विकास सिर्फ पैसों का होना ही काफी नहीं, बल्कि लोगों का जीवन भी बेहतर होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी के अपने नेता ये कह रहे हैं कि देश की नीतियां गड़बड़ हैं, तो क्या वाकई अच्छे दिन आए हुए हैं या फिर सिर्फ इवेंट और प्रचार से देश चलाने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, जोशी ने सरकार की विदेश पर बढ़ती निर्भरता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम कृषि और अपने स्वदेशी उद्योगों को मजबूत करने में असफल रहे। क्या यह बात सीधे सीधे मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीमों की पोल नहीं खोलती? कैसे भाषण देने से आत्मनिर्भरता आ जाती है? अब सवाल है कि जब सरकार हर जगह विकास की बातें करती है, तो फिर ये समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्या देश सिर्फ इमारतें बनाने के खोखले वादे उनको दिए जा रहे हैं, या लोगों का जीवन भी बेहतर हो रहा है? इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे और उन्होंने खुद जोशी की बातों की तारीफें की। यानी अब संघ और बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि देश गलत दिशा में जा रहा है। साफ है कि अब मोदी सरकार की नीतियों पर जनता ही नहीं, उनके अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि नया भारत सिर्फ नारों और स्लोगनों का देश बनकर रह गया, जहां हकीकत को देखने वाला कोई भी नहीं? अब बड़ा सवाल यह भी है कि जब देश की 90% जनता के पास ठीक से खाने के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च नहीं उठा पा रहे, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो आखिर हम कैसे दुनिया के ताकतवर इकोनॉमी बनेंगे? क्या सिर्फ 10% अमीरों के दम पर भारत को आर्थिक महाशक्ति कहा जाएगा, जिसके पास देश की 65% से ज्यादा संपत्ति है? यह आंकड़े कोई विरोधी पार्टी नहीं, खुद बीजेपी के पुराने और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी बता रहे हैं। अगर बीजेपी के अंदर से ही ऐसे सवाल उठ रहे हैं, तो सोचिए हालात कितने गंभीर है। क्या देश की अर्थव्यवस्था वाकई मजबूत हो रही है, या सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों के लिए ही नीतियां बनाई जा रही हैं? क्या गरीब, बेरोजगार और आम मेहनतकश नागरिक को इस विकास में कोई जगह नहीं दी जा रही है? आज हालत ये है कि करोड़ों नौजवानों को ढंग की नौकरियां तक नहीं मिल रही, पढ़े लिखे युवा ठेले लगाने को मजबूर हैं, किसान कर्ज में डूबे हैं और छोटे व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। फिर किसके लिए ये विकास हो रहा है? कौन लोग हैं जिनको सरकार की नीतियों का असली फायदा मिल रहा है, और क्यों बाकी देश पीछे छूटता जा रहा है? ये सवाल अब से विपक्ष के नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। तो क्या सरकार भी अब इन सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेगी, या सिर्फ चमकदार आंकड़ों और नारों से सच्चाई छिपाई जा सकती है? सरकार नीचे झांके और देखे कि जमीन पर लोग कैसे जी रहे हैं, या कहे कि कैसे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना पैसा है और ना ही नौकरियां हैं। क्योंकि 10% जो लोग हैं, देश के अमीर लोग, उन्हीं के पास 65% देश की संपत्ति है, और बाकी 90% जो लोग हैं वो ठीक से खा पी भी नहीं पा रहे हैं। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।